नमस्कार। आज का दिन विषय है संसद। हम भारतीय संसद के बारे में जानकारियां प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम भारतीय संसद के परिचय के बारे में जानते हैं। जो वर्तमान संसद है उसकी प्रथम बैठक 13 मई 1952 को हुई। 17 नवंबर 1947 से 13 मई 1952 तक संविधान निर्माण हेतु गठित संविधान सभा ने ही अंतरिम संसद के रूप में कार्य किया। जो अंतरिम संसद थी वो एक सदनीय थी। अंतरिम संसद ने 3 महत्वपूर्ण कार्य किए। पहला कार्य प्रथम राष्ट्रपति का चुनाव किया उन्होंने, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति चुना गया। प्रथम संविधान संशोधन किया जो कि 1951 में लागू हुआ और उसके द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 पारित किया जो कि 1951 में लागू हुआ। अंतरिम जो संसद थी, अंतरिम संसद के अध्यक्ष बनाए गए श्री जीवी मावलंकर को। जीवी मावलंकर जो थे वो अंतरिम संसद के अध्यक्ष थे। हमारे संविधान में संसद के बारे में 3 महत्वपूर्ण अनुच्छेद दिए गए हैं। अनुच्छेद 79, 80 और 81। अनुच्छेद 79 में संसद के अंगों के बारे में बताया गया कि संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के बारे में बताया गया और अनुच्छेद 81 में लोकसभा के बारे में बताया गया है। तो इस तरह अनुच्छेद 79 के अनुसार हमारी संसद के 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। संसद के 3 अंगों के साथ साथ संसद के जो 2 सदन, जिसको हम सदन बोलते हैं, एक है लोकसभा और एक है राज्यसभा। लोकसभा को सामान्यतः हाउस ऑफ पीपल्स कहा जाता है, हाउस ऑफ द पीपल्स, जबकि राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट कहा जाता है। और ये दोनों नाम ही 23 अगस्त 1954 में प्रचलन में आए थे। अब हम लोकसभा के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। लोकसभा के बारे में विस्तृत रूप से हमारे संविधान में अनुच्छेद 81 में दिया गया है। सबसे पहले इसकी सदस्य संख्या की जानकारियां प्राप्त करते हैं। सदस्य संख्या, अधिकतम सदस्य संख्या संविधान के अनुसार इसमें 552 निर्धारित की गई है और वर्तमान जो लोकसभा है उसमें सदस्य संख्या 545 है। जो वर्तमान में 545 सदस्य संख्या है उसमें 530 सदस्य जो होते हैं वो राज्यों से प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होकर आते हैं। 20 जो सदस्य हैं वो संघ शासित क्षेत्रों से प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होकर आते हैं और 2 जो सदस्य हैं वो राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन सदस्यों का मनोनयन किया जाता है। मनोनयन में एक विशेष शर्त दे रखी है अनुच्छेद 331 में कि यदि निर्वाचित सदस्यों में कोई एंग्लो इंडियन सदस्य निर्वाचित नहीं होता है तो एंग्लो इंडियन को उचित प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन व्यक्तियों को लोकसभा में मनोनीत करेगा। ये थी सदस्य संख्या। इसके बाद निर्वाचन के बारे में अध्ययन करते हैं कि इन सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार होता है। तो निर्वाचन की एक पद्धति दी गई है इसमें। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट पद्धति द्वारा इन सदस्यों के प्रत्यक्ष निर्वाचन से निर्वाचित होते हैं। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट पद्धति, जिसको हिंदी में अगरता ही विजेता पद्धति कहा जाता है, इस पद्धति में जो व्यक्ति अधिक मत प्राप्त कर लेता है उसी व्यक्ति को निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है। ये तो हुई इसकी पद्धति। इसके बाद लोकसभा के बारे में कुछ सामान्य तथ्य हैं जिनकी भी हमें जानकारी होनी चाहिए। लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है, लोगों की सभा कहा जाता है और भावनाओं का सदन कहा जाता है, क्योंकि लोगों की इससे भावनाएं जुड़ी रहती है। आम जनता द्वारा इसका चुनाव होता है, इसलिए ये नाम प्रचलन में आए हैं। प्रथम जो लोकसभा का चुनाव था वो अक्टूबर 1951 से लेकर फरवरी 1952 तक चला था और प्रथम लोकसभा 17 अप्रैल 1952 को गठित की गई थी। प्रथम लोकसभा की जो बैठक हुई थी
प्रथम बैठक जिसको हम कहते हैं वो 13 मई 1952 को हुई थी, जिसमें हमने पढ़ा था कि 13 मई 1952 को हमारी संसद गठित हुई थी। तो संसद गठित हुई थी उसी दिन हमारी पहली बैठकें हुई थी, यानी दोनों सदनों की जिस दिन पहली बैठक हुई लोकसभा और राज्यसभा की, उसी दिन संसद का गठन माना जाता है। प्रथम जो लोकसभा थी उसमें प्रोटेम स्पीकर जो अंतरिम लोकसभा के अध्यक्ष थे श्री जीवी मावलंकर, उन्हीं को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया और उसके बाद जीवी मावलंकर को ही प्रथम लोकसभा अध्यक्ष बना दिया गया। प्रोटेम स्पीकर जो शब्द है उस शब्द का हमारे संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं है। प्रोटेम स्पीकर एक प्रचलित मान्यता के अनुसार बनाया जाता है। इसके बाद जो प्रथम जो लोकसभा थी, प्रथम लोकसभा में सदस्यों की जो संख्या थी वो 489 सदस्य थे और उसमें से 364 स्थान कांग्रेस को प्राप्त हुए थे। प्रथम लोकसभा में कुछ विशेष घटनाएं भी घटित हुई, जैसे कि हमारे संविधान के निर्माता जो थे श्री B.R. अम्बेडकर और आचार्य श्री कृपलानी, ये दोनों ही प्रथम लोकसभा का चुनाव हार गए थे। अब आते हैं लोकसभा की जो विशेष शक्तियां हैं, उनको विशेष शक्तियां कौन कौन सी विशेष शक्तियां प्राप्त हैं जो केवल लोकसभा को प्राप्त हैं, राज्यसभा को प्राप्त नहीं है। विशेष शक्तियों में सबसे पहले हम बात करते हैं जो मंत्री परिषद होती है, वो मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायी होती है। यह हमारे संविधान के अनुच्छेद 75(3) में दिया हुआ है। लोकसभा में जिस भी दल को बहुमत प्राप्त होता है, सरकार का गठन उसी दल द्वारा किया जाता है। विपक्ष द्वारा सरकार के प्रति अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, वो अविश्वास प्रस्ताव भी हमेशा लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अब तक 27 बार अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा चुका है, जिसमें सबसे पहले 1963 में आचार्य कृपलानी ने नेहरू सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव किया था और 27 बार जो अविश्वास प्रस्ताव आया है, इसमें 15 बार अकेले इंदिरा सरकार के विरुद्ध आ चुका है। विशेष शक्तियों में अगली विशेष शक्ति है 91वें संविधान संशोधन द्वारा ये प्रावधान किया गया था कि मंत्री परिषद की जो संख्या है वो एक निश्चित की कर दी गई थी कि लोकसभा के कुल सदस्य संख्या का 15% मंत्री परिषद होगी। मंत्री परिषद किसकी कुल सदस्य संख्या का 15% होगी? केवल लोकसभा की 15%। ये 91वें संविधान संशोधन में प्रावधान किया गया था। इसके अलावा अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति है वो संयुक्त अधिवेशन बुलाता है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है। जब भी किसी विधेयक पर आम सहमति नहीं बन पाती है, दोनों सदनों से पारित नहीं हो पाता है, तो अनुच्छेद 108 राष्ट्रपति को ये पावर देता है, ये शक्ति प्रदान करता है कि वो दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। तो इस संयुक्त जो अधिवेशन है, उस संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता हमेशा लोकसभा अध्यक्ष करता है। इसके अलावा धन विधेयक के संबंध में भी विशेष प्रावधान किए गए हैं। धन विधेयक भी सबसे पहले लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है, जो कि अनुच्छेद 109 में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि धन विधेयक पहले लोकसभा में रखा जाएगा। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय भी लोकसभा अध्यक्ष द्वारा ही किया जाएगा। इसका भी स्पष्ट रूप से अनुच्छेद 110 में प्रावधान किया गया है कि धन विधेयक का निर्णय लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। इसके अलावा लोकसभा की विशेष शक्तियों में है, यदि अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय आपातकाल लगाया हुआ है, तो राष्ट्रीय आपातकाल की समाप्ति भी लोकसभा की पहल द्वारा ही होता है। लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वो 1/10 सदस्य इस संबंध में प्रस्ताव रखते हैं और ये प्रस्ताव यदि लोकसभा 70वीं होती है तो लोकसभा अध्यक्ष के सामने रखा जाता है, अगर 70वीं नहीं होती है तो राष्ट्रपति के सामने रखा जाता है। ये विशेष शक्तियां हैं जो कि लोकसभा को ही प्राप्त हैं, राज्यसभा को प्राप्त नहीं है। इसके बाद अपन चर्चा करते हैं लोकसभा के कार्यकाल पर।
लोकसभा जैसा कि अपने को पता है एक अस्थायी सदन है और इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। यदि राष्ट्रपति चाहे तो लोकसभा को समय पूर्व भंग भी कर सकता है, अथवा एक प्रावधान और है इसमें, राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया भी जा सकता है, जो कि 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। और एक बार इस प्रकार की स्थिति आई हुई है कि 1971 में राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ था। उस दौरान जो लोकसभा का कार्यकाल था वो 5 वर्ष की बजाय 6 वर्ष किया गया था। ये तो थी कार्यकाल के संबंध में जानकारी। अब लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उन सदस्यों की योग्यताएं क्या होनी चाहिए, लोकसभा सदस्य चुनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। पहली योग्यता है कि वो भारत का नागरिक हो। दूसरी योग्यता है उसकी न्यूनतम जो आयु है वो 25 वर्ष होनी चाहिए। तीसरी योग्यता में अनुच्छेद 84 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि अन्य योग्यताओं का निर्धारण भारतीय संसद करेगी। कौन करेगी अन्य योग्यताओं का निर्धारण? भारतीय संसद। तो वर्तमान में हम जो भी पुस्तकों में पढ़ते हैं कि दिवालिया नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, ये जो योग्यताएं हैं इनका निर्धारण है कौन करती है? भारतीय संसद करती है। संविधान के अनुसार संविधान में केवल 3 प्रकार की ही योग्यताएं लिखी गई हैं कि भारत का नागरिक होना चाहिए, आयु 25 वर्ष होनी चाहिए और बाकी जो योग्यताएं वो संसद निर्धारित करेगी। ये तो हुई लोकसभा के बारे में सामान्य जानकारी। अब हम आते हैं दूसरे सदन, जिसको उच्च सदन कहा जाता है, राज्यसभा, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के बारे में हमारे संविधान में विस्तृत विवरण दिया गया है। सबसे पहले राज्यसभा की सदस्य संख्या के बारे में हम बताएंगे। सदस्य संख्या राज्यसभा संविधान के अनुसार राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य संख्या निर्धारित की गई है। वर्तमान स्थिति के अनुसार राज्यसभा में 245 सदस्य हैं, जिसमें से 233 सदस्यों का निर्वाचन होता है और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मंत्री परिषद की सलाह से मनोनीत किए जाते हैं। राष्ट्रपति जो भी कार्य करते हैं लगभग सामान्यतः मंत्री परिषद की सलाह से ही करते हैं। तो 12 सदस्य जो होते हैं वो राष्ट्रपति मनोनीत करता है और मनोनयन हेतु अनुच्छेद 80(3) में स्पष्ट रूप से दिया गया है कि 4 क्षेत्रों से उनका मनोनयन करना है। 4 क्षेत्र दिए गए हैं, साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा। इन 4 क्षेत्रों से सदस्यों का मनोनयन किया जाना है। कई बार प्रश्न आता है सामने कि सचिन तेंदुलकर का जो मनोनयन है वो राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा किया गया, जबकि खेल जो है जिस खेल क्षेत्र से सचिन संबंधित है वो खेल क्षेत्र मनोनयन क्षेत्र में दिया हुआ नहीं है, संविधान में इसका उल्लेख ही नहीं है। तो फिर सचिन का मनोनयन किस आधार पर किया गया? तो स्पष्ट कर दें कि इस प्रकार का जो मनोनयन है, जो खिलाड़ियों का मनोनयन है, वो सामान्यतः कला के क्षेत्र में ही किया जाता है, न कि खेल के क्षेत्र में। ये तो हुई सदस्य संख्या के बारे में जानकारी। अब अपन उनका निर्वाचन के बारे में देखेंगे कि निर्वाचन किस प्रकार से होता है। जिस प्रकार लोकसभा में निर्वाचन होता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट पद्धति से, तो राज्यसभा में जो निर्वाचन की पद्धति है वो एकल संक्रमणीय आनुपातिक पद्धति द्वारा इनका निर्वाचन किया जाता है। एकल संक्रमणीय आनुपातिक पद्धति, इस पद्धति द्वारा चुनाव से सदस्य निर्वाचित होते हैं और इसमें खुला मतदान होता है। गुप्त मतदान के स्थान पर किस प्रकार का मतदान होता है? खुला मतदान होता है। अनुसूची 4, हमारे संविधान की जो अनुसूची 4 है, अनुसूची 4 में सीटों का बंटवारा दिया गया है, जिसमें बताया गया है किस राज्य में राज्यसभा की कितनी सीटें होंगी। उसी के अनुरूप एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा खुले मतदान से सदस्य निर्वाचित होते हैं। सदस्यों का निर्वाचन कौन करता है? ये निर्वाचन लोकसभा की तरह प्रत्यक्ष न होकर अप्रत्यक्ष होता है और इनका निर्वाचन उस राज्य के संबंधित राज्य की विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं उन निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। जिस प्रकार राजस्थान में जो 200 विधानसभा सदस्य हैं, 200 विधानसभा सदस्य 10 राज्यसभा की जो राजस्थान की सीटें हैं 10 राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन करेंगे। निर्वाचन हेतु न्यूनतम जो कोटा होता है वो न्यूनतम कोटा प्राप्त करना पड़ता है, मत कोटा प्राप्त करना होता है।
तो न्यूनतम मत कोटा निकालने का सूत्र दिया हुआ आता है कि मतदाताओं की संख्या बटे निर्वाचित सदस्य संख्या प्लस 1 और प्लस 1। ये है न्यूनतम कोटा निकालने का सूत्र। किसी भी जो सदस्य जो राज्यसभा का चुनाव लड़ रहा है उसको न्यूनतम मत प्राप्त करने आवश्यक है। इसके बाद राज्यसभा के बारे में कुछ सामान्य जानकारियां हैं, जैसे राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है, उसी प्रकार राज्यसभा क्या होता है, उच्च सदन है। ये एक स्थायी सदन है, कभी भंग नहीं होता है। राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है, ये स्थायी सदन है। इसके प्रथम जो राज्यसभा थी वो प्रथम राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को किया गया था और प्रथम इसकी जो बैठक हुई थी वो 13 मई 1952 को हुई थी। प्रथम बार जो राज्यसभा गठित हुई उस राज्यसभा में जो सदस्य थे वो सदस्य, क्योंकि ये स्थायी सदन है, उन सदस्यों की सदस्यता समाप्त करने के लिए एक लॉटरी सिस्टम अपनाया गया। लॉटरी सिस्टम द्वारा 1954 में 1/3 सदस्यों को सदस्यता समाप्त की गई और फिर 1956 में 1/3 सदस्यों की सदस्यता समाप्त की गई। तो इस प्रकार प्रथम राज्यसभा में यह कार्य किया गया। अब जिस प्रकार लोकसभा में अपन ने अध्ययन किया था कि लोकसभा को विशेष शक्तियां प्राप्त है, उसी प्रकार राज्यसभा को भी विशेष शक्तियां प्राप्त है। कुछ मामलों में राज्यसभा को विशेष शक्तियां प्राप्त है। सबसे पहले हम जानेंगे कि जो राज्यसभा का जो सभापति होता है वो राज्यसभा का सदस्य न होकर पदेन सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति कार्य करता है। यानी कि राज्यसभा का सभापति उस सदन का सदस्य नहीं होता है। उपराष्ट्रपति जो भी उपराष्ट्रपति होता है वो पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है। जब किसी विधेयक पर समान मत आ जाते हैं, मत डाले जाते हैं और समान मत आ जाते हैं, तो उपराष्ट्रपति को निर्णायक मत देने का अधिकार भी है। यह सदस्य नहीं होते हुए भी निर्णायक मत देता है। यदि उपराष्ट्रपति को हटाने संबंधी कोई प्रस्ताव रखा जाता है तो वो भी सबसे पहले राज्यसभा में ही रखा जाता है, न कि लोकसभा में। इसके अलावा भारतीय संविधान में 2 अनुच्छेद दिए गए हैं जिसमें विशेष उपबंध केवल राज्यसभा के संदर्भ में किए गए हैं। पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद 249। इस अनुच्छेद के तहत यदि राज्यसभा को ये लगे कि राज्य सूची का कोई विषय राष्ट्रीय महत्व का हो गया है तो राज्यसभा 2/3 बहुमत के आधार पर उसे राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है और ये राष्ट्रीय महत्व की घोषणा जो राज्य सूची के विषय की गई है वो 1 साल तक प्रभावी रहेगी। दूसरा जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद है 312। इस अनुच्छेद में नई अखिल भारतीय सेवाओं के गठन के बारे में कहा गया है कि यदि राज्यसभा को ये लगे कि नई अखिल भारतीय सेवाओं के गठन की आवश्यकता है तो वह अनुच्छेद 312 के तहत नई अखिल भारतीय सेवा का गठन कर सकती है। वर्तमान में भारत में 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं: भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा। यदि राज्यसभा को ये लगे कि कोई और नई अखिल भारतीय सेवा की आवश्यकता है तो वो अनुच्छेद 312 के तहत इसका गठन कर सकती है। यदि आपातकाल लगा हुआ हो, राष्ट्रीय आपात लगा हुआ और लोकसभा भंग हो जाती है तो आपातकाल के अनुमोदन के लिए राज्यसभा अनुमोदित करती है। जिस प्रकार अपने को ज्ञात है कि अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल अगर लगा हुआ होता है तो संसद से 1 महीने में अनुमोदन आवश्यक है। यदि 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है तो संसद द्वारा 2 महीने में अनुमोदन आवश्यक है और उसी प्रकार 360 में वित्तीय आपात लगा हुआ है तो संसद द्वारा 2 माह में उसका भी अनुमोदन आवश्यक है। यदि यह अनुमोदन नहीं होता तो राष्ट्रीय जो आपात जो स्थिति होती है वो समाप्त हो जाती है। तो यदि लोकसभा भंग हुई होती है तो उस स्थिति में इसका अनुमोदन राज्यसभा द्वारा किया जाता है। अब आते हैं राज्यसभा का कार्यकाल। जैसा कि अपने को पता है राज्यसभा एक स्थायी सदन है और ये कभी भी भंग नहीं होती है। इसका कोई भी कार्यकाल नहीं होता है। ये अपने को ध्यान रखना है कि राज्यसभा का कोई भी कार्यकाल नहीं होता है। कार्यकाल होता है राज्यसभा के सदस्यों का जो कि 6 वर्ष होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है और 6 वर्ष की जो बातें हैं
कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होगा, ये संविधान में उल्लेखित नहीं है। संविधान में केवल ये उल्लेखित है कि राज्यसभा के जो 1/3 सदस्य हैं वो प्रत्येक 2 वर्ष बाद अवकाश प्राप्त कर लेते हैं। अनुच्छेद 83 में केवल यही लिखा हुआ है कि राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के बाद अवकाश प्राप्त कर लेते हैं। कहीं भी ये उल्लेखित नहीं है कि उनका कार्यकाल 6 वर्ष होगा। लेकिन जिस प्रकार इसमें दिया गया है कि 1/3 सदस्य 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त कर लेते हैं, तो उस आधार पर कार्यकाल 6 वर्ष होता है। तो अपने को ध्यान रखना है कि सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष है, राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं है। अब देखते हैं राज्यसभा के निर्वाचन हेतु सदस्यों की क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। निर्वाचन के लिए योग्यताओं का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 84 में दिया गया। वही बातें हैं जिस प्रकार अपन ने लोकसभा में पढ़ा था कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। लोकसभा के लिए 25 वर्ष न्यूनतम आयु थी, राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। बाकी की जो योग्यताएं हैं उनका निर्धारण कौन करेगा? संसद करेगी। भारतीय संसद उनका निर्धारण करेगी। ये बातें संविधान में उल्लेखित है। तो इसका भारत का नागरिक हो, न्यूनतम उम्र 30 वर्ष हो और बाकी योग्यताओं का निर्धारण संसद द्वारा किया जाएगा। ये थी लोकसभा और राज्यसभा के बारे में सामान्य जानकारियां। अब लोकसभा और राज्यसभा, जैसा कि अपने को पता है, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति तीनों मिलकर संसद बनाते हैं। तो इस संसद का कार्य क्या है, ये क्या काम करती है? तो सबसे पहला कार्य है कानूनों का निर्माण करना। संसद क्या कार्य करती है? कानूनों का निर्माण करती है। कानून निर्माण हेतु संसद के जो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, उनमें किसी एक सदन में बिल रखा जाता है। ये बिल अगर उस सदन से पारित हो जाता है तो पारित होने के बाद दूसरे सदन में जाता है। दूसरे सदन से पारित होने के बाद ये राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति जब इस बिल पर हस्ताक्षर कर देते हैं तो ये बिल एक्ट का रूप ले लेती है। बिल किसका रूप ले लेता है? एक्ट का रूप ले लेता है। विधेयक जो होता है वो अधिनियम बन जाता है। इस प्रकार वो अधिनियम कानून के रूप में हमारे सामने आता है। तो इस प्रकार संसद में कानूनों का निर्माण होता है। दूसरा कार्य है संविधान में संशोधन करना। संविधान का जो अनुच्छेद 368 है, अनुच्छेद 368 में स्पष्ट उल्लेखित है कि भारतीय संसद संविधान के किसी भी उपबंध में संशोधन कर सकती है। 1973 में एक केशवानंद भारती वाद आया था। केशवानंद भारती जो कि चर्चित वाद है। केशवानंद भारती वाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया था कि संसद जो होती है वो संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, केवल आधारभूत संरचना को छोड़कर। संसद के आधारभूत ढांचे में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, बाकी वह किसी भी संविधान के भाग में संशोधन करने की क्षमता रखती है। दूसरा कार्य हो गया संविधान में संशोधन करना। तीसरा कार्य है बजट पारित करना। बजट का मतलब है वार्षिक आय व्यय का विवरण प्रस्तुत करना। बजट सबसे पहले लोकसभा में रखा जाता है, क्योंकि बजट जो होता है वो धन विधेयक की श्रेणी में आता है और हमने लोकसभा की विशेष शक्तियों में देखा था कि धन विधेयक हमेशा लोकसभा में रखा जाता है। तो जो बजट जो होता है वो सबसे पहले लोकसभा में रखा जाता है और लोकसभा से राज्यसभा में जाता है। तो बजट पारित करना, वार्षिक आय व्यय विवरण प्रस्तुत करना भी एक संसद का कार्य है कि देश में किस स्रोतों से आय होगी, किस प्रकार वो खर्च होगी, ये सब विवरण जो होता है वो संसद में प्रस्तुत किया जाता है। चौथा कार्य चुनाव संबंधी कार्य। भारतीय जो संसद है वो चुनाव का भी कार्य करती है। चुनाव किन किन का चुनाव करती है? राष्ट्रपति का चुनाव करती है, उपराष्ट्रपति का चुनाव करती है और लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव करती है। संसद के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। ये चुनाव संबंधी इसके कार्य हैं। पांचवा कार्य पद से हटाने संबंधी कार्य। पांचवा कार्य क्या है? पद से हटाने संबंधी कार्य। संसद का पांचवा कार्य किसी भी जो व्यक्ति है उसको विशेष प्रक्रिया द्वारा पद से हटाया जा सकता है। तो ये पद से हटाने के जो पद हैं
वो न्यायाधीश को हटा सकते हैं, राष्ट्रपति को हटा सकते हैं, उपराष्ट्रपति को हटा सकते हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटा सकते हैं और सीएजी को हटा सकते हैं। राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है, जबकि न्यायाधीश, मुख्य निर्वाचन आयोग, सीएजी आदि के बारे में संविधान में विशेष रूप बंद किए गए हैं, जिसके तहत इनको पद से हटाया जा सकता है। तो ये पद से हटाने का कार्य भी संसद द्वारा किया जाता है। ये थी हमारी भारतीय संसद। अब अपने को इसके साथ साथ ये भी मालूम होना चाहिए कि राजस्थान से अपने जो निर्वाचित सदस्य जाते हैं, लोकसभा में कितने जाते हैं, राज्यसभा में कितने जाते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि राजस्थान से लोकसभा में 25 सदस्य निर्वाचित होके जाते हैं राजस्थान से, और राज्यसभा में 10 सदस्य निर्वाचित होके जाते हैं। 25 जो सदस्यों का जो निर्वाचन है, जैसा कि लोकसभा के सदस्यों का प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है जनता द्वारा, वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुन के जाते हैं। और जो 10 सदस्य राज्यसभा के लिए जाते हैं, वो राज्यसभा का चुनाव जो होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, और ये अप्रत्यक्ष चुनाव राज्य की विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं उनके द्वारा किया जाता है। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। कल फिर एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।